हेलो गाइस, कैसे हो बेटा। आज हम लोग इंसॉल्वेंसी चैप्टर्स में जो सारे लिस्ट हमने बतलाया था ए से लेकर एस तक, उसमें एक इंपॉर्टेंट लिस्ट था लिस्ट डी। बहुत सारे बच्चे हमने देखा है कि लिस्ट डी को ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, लिस्ट डी को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो होता है कि जब वो स्टेटमेंट अफेयर तैयार करते हैं तो लिस्ट डी में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कब हम लोग को डेट में उसका ट्रीटमेंट करना है कब नहीं करना है, वो जान ही नहीं पाते, जिसके कारण उनका स्टेटमेंट अफेयर क्या है, बन नहीं पाता है। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का क्या रोल है और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का क्या रोल है, वो सारा चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से अगर पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो बेटा जब हम लोग इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स का जब क्वेश्चंस बनाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो इसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो समझ ही नहीं पाते कि जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो उसे किस क्रेडिटर में ले जाए, ये चीज पे डिस्कस हम लोग को करना है। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट डी की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और लिस्ट डी में क्या बोला गया है, इसमें डिफाइन किया गया है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। हमें पता है क्रेडिटर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब होता है कि कोर्ट ने बोला है भैया तुम इंसॉल्वेंसी हो जाओ, पिटीशन फाइल कर दो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो लॉ है कि आपको इसको पैसा पे करके ही पिटीशन फाइल करना है, तो दैट मीन्स वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है, मतलब आपको देना ही है, किसी हालत में छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की बात अगर हम लोग करते हैं लिस्ट डी में, तो लिस्ट डी में जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को डिफाइन किया गया है एक लॉ के तरह डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसे आपको दो कैटेगरी में हम लोग लॉ में डिफाइन करते हैं। इससे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या क्या बोला गया है, एक है बेटा द प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, और बेटा ये जो डिफाइन किया गया था ये सेक्शन दैट मीन्स 49 में डिफाइन किया गया था। ठीक है, और द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट ये 1920 में दैट मीन्स पास हुआ था, पूरा इंडिया में दैट मीन्स लागू भी हुए थे, और इसका जो सेक्शन है बेटा ये सेक्शन 61 के तहत इसको डिफाइन किया गया है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। मतलब टाउन्स लॉ में भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को डिफाइन किया गया है एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को डिफाइन किया गया, लेकिन सेक्शन दोनों का डिफरेंट है। यह सेक्शन 49 में डिफाइन किया गया और सेक्शन 61 में से डिफाइन किया गया। ठीक है, यह लॉ जानना चाहिए कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में दैट मीन्स कौन कौन से लॉ है टाउन्स में और कौन कौन सा लॉ है इंसॉल्वेंसी में। अगर इसे नहीं जानोगे बेटा आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आप इस कंसेप्ट को नहीं जानोगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि इससे रिलेटेड कंसेप्ट पूरे क्वेश्चंस में है। ठीक है, तो बेटा क्या याद रखना है, टाउन्स एक्ट में आपको याद रखना बेटा ऑल दैट्स ड्यू इज मेंटेन फॉर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है जितने भी ड्यूट्स हैं, जितने भी डेप्ट्स हैं, ड्यू है, वो मेंटेन हुए हैं किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए और लोकल अथॉरिटी। लोकल ये जो रूल्स बनाए गए हैं लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट के लिए मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, किस एक्ट की बात कर रहे हैं, टाउन्स एक्ट में। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में भी यही बोला गया, सेम बेटा ऑल डेप्ट्स ड्यू is maintained for government और लोकल अथॉरिटी, इसमें बोला गया, दोनों सेम है। ठीक है, याद रखना बेटा टाउन्स एक्ट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं, जो भी है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और यहां पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो इंसॉल्वेंसी एक्ट है ये भी दैट मींस लोकल अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई टाउन्स में इंसॉल्वेंसी हो गया है, अगर कोई टाउन्स जैसे मानो टाउन्स के एक्ट कहां कहां होता है बेटा, टाउन्स एक्ट हमने बताया था कि टाउन्स एक्ट कहां कहां दैट मींस लागू होगा, तो टाउन्स एक्ट आपका होगा मुंबई में होगा, हमने बताया था जो बंबई बोलते हैं,
चेन्नई में होगा, है ना। और एक कहाँ होगा बेटा, बोलो बोलो बोलो, मुंबई होगा, चेन्नई होगा, एक कहाँ होगा बताओ, कोलकाता में होगा, ठीक है, कोलकाता, जिसे हम लोग कलकत्ता के नाम से जानते थे। तो बेटा ये भी चीज याद रखना, अगर आपके क्वेश्चंस में मुंबई लिखा हो, चेन्नई लिखा हो, कोलकाता लिखा हो, अगर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता अगर लिख दिया है तो यहां पर इस टाउन्स एक्ट का रूल फॉलो किया जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए, ठीक है। आपका अगर मान लो क्वेश्चंस में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तीनों में से कोई एक भी अगर शहर का कोई नाम दे दिया है तो याद रखना इस लिस्ट डी का जो लॉ फॉलो होगा क्वेश्चंस बनाते समय, ये टाउन्स एक्ट का हम लोग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसॉल्वेंसी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को छोड़कर इंडिया के किसी कोने में दैट मींस वो इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो इस केस में बेटा हम लोग द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट का लागू करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए, इस लॉ को लागू करेंगे। क्लियर है? फिर से एक बार बता दें, अगर आपका कोई इंसॉल्वेंट अगर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हुआ है तो हम लोग टाउन्स एक्ट के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लॉ को यूज करेंगे। अगर आपका दैट मींस मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को छोड़ के किसी शहर में वो इंसॉल्वेंसी हुआ है तो आप प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का लॉ दैट मींस उसमें लागू किया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कुछ नहीं लिखता है, ना मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ना कोई शहर का कोई नाम नहीं लिखेगा। तो बेटा जब कोई शहर का कोई नाम मेंटेन नहीं होगा क्वेश्चंस में तो ऑलवेज ऑलवेज दैट मींस आप प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट को दैट मींस यूज करना, ओके, याद रहेगा ना, ठीक है। एंड द सेकंड पॉइंट, मतलब इसमें बोला गया है, इसमें दैट मींस टाउन्स एक्ट में बोला गया, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में क्लर्क के बारे में बोला गया है, सर्वेंट के बारे में बोला गया है कि बेटा अगर हम पिटीशन फाइल करने से पहले अगर कोई क्लर्क उस कंपनी में दैट मींस 4 मंथ से काम कर रहा है, 4 मंथ से काम कर रहा है, तो ये दैट मींस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के ग्रुप में डाला जाएगा, उसे पैसा देना होगा तब पिटीशन फाइल होगा, याद रखा ना। मतलब पिटीशन फाइल करने से पहले भी कोई मेरे कंपनी में काम कर रहा है अभी तक, है ना, ड्यूरिंग द ईयर्स में 4 मंथ तक आप काम कर रहा है, पिटीशन फाइल करने से पहले भी 4 मंथ तक काम कर रहा है, 4 मंथ तक, तो बेटा ये कोर्ट बोलती है, आदेश देती है, लॉ बनाई है टाउन्स एक्ट में चाहे इंसॉल्वेंसी एक्ट में कि उसको पहले आप सैलरी दो, सैलरी देने के बाद चाहे सर्वेंट हो चाहे क्लर्क हो उसके बाद पिटीशन फाइल होगा। तो यहां पर वही बोला गया है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माने उसको पे करना ही है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पर बोला गया है सैलरी ऑफ ईच क्लर्क 300 रुपया, याद रखिएगा। टाउन्स एक्ट में बोला गया कि अगर क्लर्क को सैलरी देना है तो हम 300 रुपया देंगे, 300 रुपया पर मंथ की बात नहीं हो रही, ईच दैट मींस ईच क्लर्क को दी बात 300 रुपया। अगर वही वेजेस दिया जाएगा, वेजेस किसको दिया जाएगा, सर्वेंट को या प्यून को, है ना, सर्वेंट, अगर सर्वेंट को देना है तो 100 रुपया ईच, याद रखना। कोई वेजेस होगा, प्यून होगा तो उसको दैट मींस 100 रुपया दिया जाएगा। तो याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में अगर कोई टाउन्स एक्ट से अगर हम लोग बना रहे हैं तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में सैलरी जो दिया जाएगा, सैलरी जो प्रत्येक क्लर्क को 300 रुपया दिया जाएगा और वेजेस या सर्वेंट फी या सर्वेंट कुछ भी, सर्वेंट वेजेस या कुछ भी तो 100 रुपया दिया जाएगा। सेम प्रोसेस में उसी तरह से यहां पर ये टाउन्स का 300 और 100 रुपया। अब यहां पर बात करते हैं इंसॉल्वेंसी का, तो सैलरी ऑफ ईच क्लर्क का बेटा, सैलरी ऑफ ईच क्लर्क एंड वेजेस ऑफ सर्वेंट आपका दोनों का दैट मींस 20 रुपीज ईच है। मैंने इसमें बोला गया है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में चाहे सैलरी क्लर्क का हो, चाहे वेजेस सर्वेंट का हो, प्यून का हो, गार्डनर का, एनीबॉडी कुछ का भी हो, तो उसको 20 रुपया ईच मिलेगा। दोनों केस में इसमें 20 रुपीज है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में, और इसमें अलग अलग है, याद रखना। टाउन्स में 300 रुपया है क्लर्क के लिए और 100 रुपया है सर्वेंट के लिए, आपको याद रखना है, ठीक है। देखो बेटा इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मान लो कि आपको टाउन्स एक्ट बना रहे हैं और आपको सैलरी दे दिया है, सैलरी फॉर 3 क्लर्क का आपको दे दिया है निकाल के, मान लीजिए 2000 रुपया, ठीक है। पहले समझिएगा बात को कैसे। टाउन्स, मान लीजिए आप टाउन्स एक्ट से बना रहे हैं और आपको क्वेश्चन में सैलरी फॉर 3 क्लर्क, 3 क्लर्क का सैलरी आपको दे दिया है 2000 रुपीज, 3 क्लर्क का। लेकिन अगर जब हम इंसॉल्वेंसी एक्ट का क्वेश्चंस बनाएंगे और जब स्टेटमेंट एफआईआर बनाएंगे उसमें लिस्ट डी हमको निकालना है कि इस 2000 में प्रेफरेंशियल कितना है। तो ये हम टाउन एक्ट से बना रहे हैं, तो टाउन्स एक्ट में हम लोग को पता है कि क्लर्क को कितना रुपया देना है, 300 रुपया, एक क्लर्क को 300 रुपया। तो यहाँ 3 क्लर्क है बेटा, तो 3 क्लर्क है तो 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900। इसका मतलब हम अगर लिस्ट डी की बात करते हैं 2000 तो क्वेश्चंस में दिया था,
लेकिन जब अकाउंट बनाएंगे तो प्रेफरेंशियल कितना हुआ, तो 2000 में 900 तुम्हारा लिस्ट डी में जाएगा, क्योंकि रूल के तहत 300 पर क्लर्क को देना है। और जो रेस्ट बच गया ना बेटा, 2000 में से 900 माइनस कर देंगे 1100, ये बेटा आपका लिस्ट ए में चल जाएगा, ये अनसिक्योर्ड होगा, इतना पैसा मिलने वाला नहीं है। मिलना चाहिए था उसको 2000 रुपया, लेकिन मिला कितना, 900। यही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है इस रूल के तहत, 300 रुपया पर ईच, याद रहेगा ना। अगर वही मान लो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत चलते तो 20 रुपया ईच मिलता, तो 20 रुपया ईच मिलता, तो 3 क्लर्क है तो 20 या 60 रुपया ही उसको लिस्ट डी में जाता है ना, लिस्ट डी में 60 रुपया जाता, और 2000 में 60 का घटा दो बेटा तो 1940 रुपया तुम्हारा लिस्ट ए में चल जाता, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चल जाता। तो जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो इस पर हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है। अभी हमने एक रफ में तो आपको ऐसे बता दिया, ठीक है, तो याद रखना है इस कंसेप्ट को। फिर बेटा बोला गया है टाउन्स में कि अगर हम कोई बिजनेस रेंट पे ले रहे हैं या लीज पे ले रहे हैं तो आपको रेंट पेबल है, इसमें रेंट पेबल करना है, चाहे जितना मंथ का रेंट हो, 1 मंथ का रेंट आपको पे करना है, ठीक है। आपको 1 मंथ का रेंट पे करके ही उस जगह को छोड़ना है। मान लो हम फैक्ट्री खोले हैं, पूरा रेंट लग रहा है मेरा 2 लाख रुपया पर मंथ, है ना, तो 12 मंथ का 2 लाख रुपया, दैट मीन्स 24 लाख। आज 24 लाख हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो वहां पर लॉ कहता है टाउन्स एक्ट कि आप उसको 1 मंथ का रेंट देना पड़ेगा, पेबल है, ये 1 मंथ रेंट पेबल 1 मंथ को आपको देना है। इसमें बेटा नो रेंट पेबल, कोई रेंट पेबल नहीं देना है, याद रखना ना, नो रेंट पेबल, किसी भी मंथ का हम नहीं दे सकते हैं। तो ये अनसिक्योर्ड में, यहां अगर इस एक्ट में अगर कोई रेंट होगा तो अनसिक्योर्ड में चल जाएगा, ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद बेटा है WCF पेबल, क्या वर्कमैन कंपोजिशन फंड पेबल है टाउन्स में, तो बोला हाँ भैया, आप इंसॉल्वेंसी अगर कर रहे हैं तो आपको पीएफ का पैसा तो सबको वापस करना होगा, और इसमें भी डैट मीन्स WCF पेबल है, दोनों में डैट मीन्स WCF क्या है, पेबल है, दोनों एक्ट के तहत आपको WCF का पैसा उसको देना होगा। तो इस प्रकार से लिस्ट डी का ये कंसेप्ट है बेटा, आपको याद रखना है। आपको जनरली ये तीनों बहुत चीज याद रखना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लो, टाउन्स एक्ट में सैलरी जो क्लर्क को मिलता है 300 रुपया, और वेजेस जो सर्वेंट को मिलता है डेट मीन 100 रुपया। वहीं अगर प्रोविंशियल की बात करते हैं, चाहे वेजेस हो, सैलरी का क्लर्क हो, वो 20 रुपीज़ है। इसमें रेंट पेबल होता है, उसमें रेंट पेबल नहीं होता, पूरा का पूरा जितना रेंट का अमाउंट है अनसिक्योर्ड में चल जाएगा इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत, है ना। इसमें WCF का पैसा पूरा का पूरा दे देंगे, इसमें भी WCF का पूरा पैसा पेबल करना होगा, ठीक है। तो नोट करो बेटा। चलो बेटा, अब हम लोग एक और कंसेप्ट देखते हैं, डिफिशियंसी अकाउंट। एक्चुअली क्या है, जब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, जिस समय इंसॉल्वेंट होती है उसी समय डिफिशियंसी अकाउंट बनाना पड़ता है। गवर्नमेंट को, कोर्ट को हमें देना पड़ता है, उन्हें दिखाना पड़ता है कि मेरा ये डिफिशियंसी हो गया, मतलब ये कमी हो गया, जिसके कारण मेरी कंपनी क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। तो बेटा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डिफिशियंसी में क्या डिफरेंस है, आप एक बता दो। तो बेटा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो दैट मीन्स प्रॉफिट्स और लॉस को निकालने के लिए बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन दैट मीन्स यहां पर डिफिशियंसी अकाउंट तब बनाया जाता है जब कंपनी पूरी तरह से डूब जाती है, कंपनी खत्म हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, उस केस में डिफिशियंसी बनाया जाता है। लेकिन प्रॉफिट और लॉस के केस में कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होती है, कंपनी क्या है, कैरिड चलती है, बिजनेस चलते रहती है कंटिन्यूअस में, और उसके बदले में दैट मीन्स ईयर एंडिंग में, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ईयर के एंड में बनाया जाता है। लेकिन डिफिशियंसी अकाउंट को बनाने का कोई डेट फिक्स नहीं है, जब इंसॉल्वेंट हुए तब दैट मीन्स वो पिटीशन फाइल होता है, तो उस समय इंसॉल्वेंसी अकाउंट में डिफिशियंसी अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज एक फॉर्मेट देखिए बेटा, ये फॉर्मेट है डिफिशियंसी का। जब भी अगर आप डिफिशियंसी अकाउंट बनाओगे तो इसी फॉर्मेट को आप लोग यूज करोगे, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दैट मीन्स निकाल के दे दिया है, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड होता है, इधर राइट साइड होता है, इससे ज्यादा आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा याद रखना कैपिटल, तो कैपिटल को हम आम भाषा में बोल सकते हैं कि जब एसेट ज्यादा हो जाएगा लायबिलिटी से, माने एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज, तो जब एसेट ज्यादा हो जाएगा लायबिलिटीज तो कैपिटल, तो कैपिटल को लेफ्ट साइड में दिखाना है। अगर देखो रटने का कितना आसान तरीका, कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाएगा, उस पर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम एसेट, एसेट से कैसे प्रॉफिट्स होगा। मान लो कि 10,000 का एसेट है, जब वो रियलाइज हुआ तो डेट मीन्स 20,000 हो गया बेटा। 10,000 का एसेट 20,000 हो गया, तो 10,000 का यहां पर प्रॉफिट्स हुआ तो उसको प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कर देंगे। जब एसेट का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट्स हो जाता है, जब एसेट का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो लॉस हो जाता है। तो हम लोग दैट मीन राइट साइड में डिफिशियंसी का डालेंगे सारे लॉस को।
प्रॉफिट फ्रॉम बेटिंग, जुआ खेल रहे हैं, शेयर का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉफिट होगा तो आप डिफिशियंसी अकाउंट के दैट मींस राइट साइड में आपको निकालना होगा। फिर डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच, जब हम स्टेटमेंट अफेयर्स बनाते हैं तो जो बैलेंस वैल्यू बचता है डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच, उसको इसमें लेफ्ट साइड में इसको डालना है। तो बेटा याद रखना, आपको अच्छे से याद रख लो कि लेफ्ट साइड में कैपिटल जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस जाते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम एसेट्स जाते हैं, है ना, गेन फ्रॉम या प्रॉफिट फ्रॉम बेटिंग एक्सचेंज जाते हैं, समझे कि नहीं, डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। फिर बेटा यहां पर हम लोग बात करते हैं दैट मींस राइट साइड की बात करते हैं हम लोग, तो राइट साइड में बेटा ड्राइंग, आपने जितना भी ड्राइंग राइट साइड में क्या है, ड्राइंग, हमने जो बिजनेस से जो पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए वो ड्राइंग आपको इसमें शो करना है। फिर लॉस फ्रॉम एसेट, लॉस फ्रॉम बिजनेस, देखो यहां पर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम एसेट, तो जस्ट उसका अपोजिट इधर याद रखना है, ट्रिक याद रखना है, लॉस फ्रॉम एसेट, लॉस फ्रॉम बिजनेस, उधर प्रॉफिट तो इधर सारे लॉस होंगे। देखिए यहां पर प्रॉफिट फ्रॉम बेटिंग एंड एक्सचेंज, यहां पर हमने लिखा लॉस फ्रॉम बेटिंग एंड एक्सचेंज, तो ये 3-4 पॉइंट तो आपको ऐसी तरह याद हो गया, ठीक है। बैड डेब्ट जो डूब चुका है पूरी तरह से, ठीक है। तो देखो बेटा बैड डेब्ट का भी एक कैटेगरी आप ध्यान से सुनना, हमारे दैट मीन्स देश में जो डेटर्स होते हैं ना बेटा, जैसा हमने बताया था पीछे अभी, डेटर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक गुड, तो इसका काम हम डिफिशियंसी में नहीं करेंगे, याद रखना इसका काम नहीं करेंगे। एक होते हैं डाउटफुल और एक होते हैं बैड डेब्ट्स, है ना। तो याद रखना बेटा ये तो जितना बैड डेब्ट है, अगर 10,000 बैड डेब्ट होगा तो पूरा डिफिशियंसी में बैड डेब्ट 10,000 चल जाएगा। मान लीजिए कि डाउटफुल, मान लो कि इसको देना था 9,000 और ये डेट मींस दिया डेट मींस 6,000, डाउटफुल इसी को बोलते हैं ना, कुछ दिया कुछ नहीं दिया, तो 9,000 टोटल ड्यू था और 9,000 में डेट मींस ये डेटर जो है 6,000 ही मेरे पास आया, तो कितना 1000 नहीं आया, 3,000 नहीं आया, तो ये बैड डेब्ट हो गया। तो 3,000 और 10,000 13,000 13,000 रुपया बैड डेब्ट में चल जाएगा। तो याद रखना जब भी अगर आप डिफिशियंसी अकाउंट बनाओ तो डेट मींस जब हम बैड डेब्ट और डाउटफुल डेब्ट का क्या करेंगे, तो जो रियलाइज हो गया उसको इस डिफिशियंसी में नहीं डालना है, जो रिलीज नहीं हुआ, जो रियलाइज नहीं हो पाया उसको और बैड डेब्ट को ऐड करके आपको डिफिशियंसी का राइट साइड में बैड डेब्ट के नाम से इंक्लूड करके डाल देना है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस बनाएंगे तो और क्लियर होगा। अदर लॉसेस उसी तरह से, स्टॉक का वैल्यू डेट मींस 10,000 है, जब उसको डेट मींस वैल्यूड किया गया या एस्टिमेटेड वैल्यू किया गया तो वो 8,000 हो गया, तो 2,000 का लॉस हो गया। उसी तरह से बिल्डिंग, उसी तरह से मशीनरी, बिल डिस्काउंटेड, उसी तरह से एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। तो बेटा ये हुआ लेफ्ट और ये हुआ राइट साइड में, तो राइट साइड में आप आराम से निकाल सकते हो, क्या ड्राइंग है, लॉस फ्रॉम एसेट्स है, लॉस फ्रॉम बिजनेस है ना, लॉस फ्रॉम बेटिंग है, बैड डेब्ट है, अदर लॉसेस है, ट्रेड एक्सपेंस है। तो इस प्रकार से बेटा डिफिशियंसी अकाउंट का ये फॉर्मेट है। बेटा आज आपको मैंने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बताया, लिस्ट डी के बारे में बताया कंसेप्ट, एंड आपको डिफिशियंसी बताया। तो बेटा याद रखना अगर आप सही में अगर इंसॉल्वेंसी अकाउंट सीखना चाहते हो तो आपको ये दोनों कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी से याद रखना होगा, नहीं तो जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे इंसॉल्वेंसी का बेटा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं आप इसका नोट्स बनाते चले, एक एक पॉइंट हम डील करते चल रहे हैं, आपको ट्यूशन पढ़ने की एकदम जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को देख लें कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन पढ़ने का, आप इस वीडियो देख के भी बना सकते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उसका सवाल का जवाब क्यों नहीं दूंगा आपको, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो 100% दूंगा बेटा। तो इसलिए इसको नोट्स को बना के चलें, ओके। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जो आपके लाइफ में बहुत ही वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है, और आपके क्वेश्चंस को बनाने में भी डेट मींस क्या करेगा, मदद करेगा। चलो नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।